नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीट यूजी परीक्षा आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस पर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि नीट की परीक्षा के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था के विषय सामने आए हैं। पहले जानकारी आई थी कि कुछ छात्रों में कम समय मिलने के कारण गुस्सा था, उनको वैकल्पिक ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने इसे रद्द कर दिया और 1563 बच्चों की फिर से परीक्षा का आदेश दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि 2 जगह पर गड़बड़ी का पता चला। मैं छात्रों को भरोसा दिलाता हूं कि उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। हम सभी विषयों को निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें NTA के कितने भी बड़े अधिकारी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। NTA में बहुत सुधार की जरूरत है, सरकार उसके ऊपर भी काम कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट में कोई व्यवस्थागत गड़बड़ी नहीं है और अब वे स्वीकार करते हैं कि NTA में बहुत सुधार की ज़रूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब उन्हें अपनी बात पर अमल करना चाहिए। देश के युवा उन्हें देख रहे हैं। EVM को लेकर एक बार फिर विवाद की खबरें सामने आई हैं। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने 48 वोटों से जीत हासिल की थी। अब इसी सीट पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। कल रविवार को कई रिपोर्टें सामने आईं, जिसमें दावा किया गया कि रविंद्र वायकर के ब्रदर इन लॉ मंगेश पांडलकर मतगणना केंद्र पर कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और वो मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM से जुड़ा था। मिड डे अखबार ने पुलिस के हवाले से कहा कि इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल EVM मशीन को अनलॉक करने वाले OTP को जनरेट करने के लिए किया गया था। वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडलकर के खिलाफ बुधवार को गोरेगांव स्थित मतगणना केंद्र के अंदर कथित तौर पर की गई हरकत के लिए मामला दर्ज किया गया है। लाइफ मिनट की रिपोर्ट के अनुसार PTI ने अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी कि मतदान कर्मी दिनेश गुरव की शिकायत पर पांडलकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने देखा कि मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के बावजूद वह फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने वनराई पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया कि पांडलकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 यानी सरकारी आदेश के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है। जहां एक तरफ मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से ये खबर सामने आई है, तो वहीं टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी EVM हैक किए जाने की बात की। अब ऐसे में राहुल गांधी ने इन दोनों घटनाक्रमों को लेकर ट्वीट करते हुए EVM पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जाँच करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने X पर लिखा, हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बनकर रह जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ आरोपों के संबंध में कुछ अन्य सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा, NDA उम्मीदवार के रिश्तेदार का मोबाइल फोन EVM से क्यों जुड़ा था? मोबाइल फोन उस स्थान पर कैसे पहुंचा जहां वोटों की गिनती हो रही थी? आपको बता दें कि EVM विवाद के बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में हैकिंग की संभावनाओं को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने X पर लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मस्क ने कहा कि इंसानों या AI द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक है। वहीं अब एलन मस्क के इस ट्वीट पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं। राहुल गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी EVM पर प्रतिक्रिया देते हुए X पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एलन मस्क की तस्वीर है और उस पर लिखा है कि EVM का इस्तेमाल हो बंद, AI से हैक हो सकती है मशीन, एलन मस्क। अब इस पोस्ट के कैप्शन में अखिलेश ने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में EVM को लेकर गड़बड़ी की
आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। ईवीएम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जहां महाविकास अघाड़ी की जीत हो गई वहां ईवीएम ठीक हो गई और जहां उनकी हार हो गई वहां ईवीएम पर सवाल खड़े करना कौन सी हरकत है। सीएम शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी खुद 2 जगह चुनाव जीते हैं, अगर वे ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं तो वे जहां से जीते हैं वो सीटें उन्हें छोड़नी चाहिए। ईवीएम के फोन से जुड़े होने को लेकर मीडिया में आई खबरों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, इसमें वायर या वायरलेस कनेक्शन की कोई सुविधा नहीं होती है। जो खबर शेयर की जा रही है वो गलत है और आधारहीन है। सच ये है कि इसी अखबार की एक रिपोर्टर को मैंने कल बताया था कि मोबाइल फ़ोन से कुछ नहीं होता। मतगणना सेक्शन में रिजल्ट बटन दबाने के बाद ही नतीजा डिस्प्ले होता है। मतदान के बाद जिस दिन ईवीएम सील होता है उस दिन पोलिंग एजेंट साथ होते हैं और जिस दिन मतगणना होती है उस दिन काउंटिंग एजेंट होते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाने और भारतीय चुनाव प्रणाली में संदेह पैदा करने के लिए मिड डे अखबार को नोटिस जारी किया गया है। ऑफिसर ने कहा कि चुनाव आयोग के सभी नियमों के तहत ही मतगणना का काम संपन्न हुआ। गलत खबर के लिए हमने उस अखबार को सेक्शन 499 और 505 के तहत नोटिस जारी किया है। रिटर्निंग ऑफिसर के इस स्टेटमेंट के कुछ देर बाद शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि ऑफिसर की कार्रवाई से और सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि मैडम रिटर्निंग ऑफिसर पारदर्शिता लाने की बजाय चुनाव कार्यालय को और उलझा रही हैं। वंदना सूर्यवंशी जी की कॉन्फ्रेंस से मुंबई उत्तर पश्चिम चुनाव परिणाम की प्रक्रिया के बारे में जवाब मिलने की बजाय और भी कई सवाल उठते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। बता दें कि पोप दुनिया के सभी कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं। अब ऐसे में इस मुलाकात की सामने आई तस्वीर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। जहां केरल कांग्रेस ने इस मुलाकात पर तंज कसा है तो वहीं भाजपा ने भी पलटवार किया है। केरल कांग्रेस ने पोप फ्रांसिस से पीएम मोदी की मुलाकात वाली तस्वीर को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल गया। दरअसल कांग्रेस पीएम मोदी की उस टिप्पणी का जिक्र कर रही थी जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनावों के कैंपेन के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं है, मुझे परमात्मा ने भेजा है, ये ऊर्जा मुझे जैविक शरीर से नहीं मिली है। अब केरल कांग्रेस की इसी पोस्ट पर पलटवार करते हुए केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने एक्स पर लिखा, ऐसा लगता है कि इस हैंडल को कट्टरपंथी इस्लामिस्ट और अर्बन नक्सल चला रहे हैं। राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट तो किया जाता रहा है, अब ये पॉप का भी मजाक बना रहे हैं। यह तो तय है कि केरल से आने वाले पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को इस बात की जानकारी है, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी क्या इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, उन्होंने भी कांग्रेस के इस ट्वीट पर माफी मांगने की बात कही। अनिल एंटनी ने लिखा कि ये दुखद और निंदनीय है कि केरल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके बढ़ते वैश्विक कद के प्रति अपनी अंधी नफरत के कारण फादर पोप फ्रांसिस का भी मजाक उड़ाया। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुए 4 आतंकी हमलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रविवार को एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, अगले सेना प्रमुख के तौर पर नामित लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर सोयन और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को हर कीमत पर खत्म करने और 29 जून से 19 अगस्त तक चलने वाली आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा कानून व्यवस्था की भी जानकारी ली। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने राजमार्गों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे निगरानी रखने को कहा है। गृह मंत्री ने घुसपैठ के सभी रास्तों को सील करने की सलाह दी और आतंकवाद और उसके समर्थकों पर कड़ा प्रहार करने के लिए यहाँ के प्रशासन को हर तरह के संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों से जुड़े जिक्र को हटा दिया गया है और पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव पर एनसीईआरटी प्रमुख की प्रतिक्रिया भी आई है। एनसीईआरटी निदेशक दिनेश सकलानी ने कल रविवार को कहा कि विद्यालयों में इतिहास तथ्यों से अवगत कराने के लिए पढ़ाया जाता है, न कि इसे युद्ध का मैदान बनाने के लिए। घृणा और हिंसा स्कूलों में पढ़ाने का विषय नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में इन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और मैं इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि हमें छात्रों को दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। उद्देश्य हिंसक अवसादग्रस्त नागरिक बनाना नहीं है और पाठ्य पुस्तकों में संशोधन एक वैश्विक प्रथा है और यह शिक्षा के हित में है। अगर कोई चीज़ अप्रासंगिक हो जाती है तो उसे बदलना होगा। आपको बता दें कि कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में बाबरी मस्जिद के जिक्र को हटा दिया गया है। बाबरी मस्जिद की बजाय उसे 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में पेश किया गया है। इसके साथ ही नई किताब में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले का भी जिक्र है। एनसीईआरटी के कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब में अयोध्या आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के विवरण को लेकर किए गए बदलाव पर अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वो इस सिलेबस में किए गए बदलाव से संतुष्ट नहीं हैं। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद मुद्दे को लेकर एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तक में कुछ कमियां हैं। मुख्य पुजारी ने कहा कि किताब में 6 दिसंबर 1992 की घटनाओं का विवरण नहीं है, जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। किताब में 22 दिसंबर 1949 का भी जिक्र नहीं है, जब मस्जिद परिसर में भगवान रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी। वो किताब में केवल 9 नवंबर 2019 से इस मुद्दे को बताना शुरू कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या पर फैसला दिया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।